हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। एक प्रिज्म हमने लिया है, इसके थ्रू हमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पढ़ना है। अब रिफ्रैक्शन के लिए यहाँ से ये हमने एक इंसिडेंट लाइट प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाई। तो जहां पर लाइट फॉल होती है वहां पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल N1। तो नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। अब यहां से ये देखो, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट कैसे जाती, बिल्कुल सीधा चली जाती इस तरह से। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये जो लाइट इंसिडेंट थी बिल्कुल सीधा ऐसे आगे निकल जाती। बट यहाँ पर था रेयर मीडियम, रेयर मीन्स एयर थी इस साइड तो, लेकिन यहाँ पर ये प्रिज्म आ गया। और प्रिज्म किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है। तो मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया तो लाइट का पाथ चेंज हो जाएगा। अब जब लाइट रेयर टू डेंसर आती तो क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल बेंट होगी, सीधा ऊपर जाने की बजाय ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी और यहाँ पर फॉल होगी, इस पॉइंट पर फॉल होगी। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। अब यहाँ पर लाइट फॉल हुई है, यहाँ पर लाइट फॉल हुई तो यहाँ पर हम दोबारा से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया नॉर्मल N2। तो नॉर्मल N2 हो गया। अब यहाँ से लाइट देखो, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो कहाँ पर बेंट होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरह से बेंट हो गई है। तो यहाँ पे लाइट ये इस साइड जाएगी। तो अब यहाँ पर देखो, इस एंगल को हम मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I2। I2 क्यों मानना है, I2 इसको हम ई एमरजेंस एंगल भी बोल सकते हैं, मीन्स इतने एंगल पर ये लाइट बाहर निकल गई है। अब इसको I2 नाम क्यों दिया है, अगर मैं यहाँ पर एक मिरर रख दूं तो ये मिरर रखने के बाद जो लाइट है वो अपना सेम पाथ दोबारा से फॉलो करेगी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के थ्रू ये लाइट वापिस से सेम पाथ के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए हमने इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के थ्रू जब लाइट यहां से फॉल होगी तो ये इसका इंसिडेंस एंगल होगा, इसलिए इसको हमने I2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। और यहाँ पर जो ये I2 एंगल है वो इमर्जेंस एंगल E के इक्वल भी है। इस एंगल को नाम दे दो R2। R2 ये जो पॉइंट है ये हमारे पास होगा L पॉइंट और ये जो पॉइंट है ये होगा हमारे पास M पॉइंट। ठीक है। अब हमें यहाँ पर निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। सबसे फर्स्ट हमें निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन होगा। अब जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसका मतलब क्या है कि ये जो लाइट है जानी तो चाहिए थी इस तरह से, लेकिन एक्चुअल में ये लाइट गई कहां पर है, इस तरह से। तो कितना डेविएट हो गई, इस डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए यहां से इस लाइट को, जहां पर लाइट एक्चुअल में गई है, इसको पीछे की साइड डॉटेड बढ़ा दो तो ये हो गया। और ये जो एंगल है वो एंगल हो गया डेल्टा। मतलब ये लाइट ऐसे जाने की बजाय ऐसे चली गई तो ये अपने एंगल से कितना बेंट होगी, देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, को कितने भी एंगल पर ये लाइट बेंट होती गई और यहाँ पर चली गई। तो नॉर्मल से एक्चुअल पोजीशन से रिफ्रैक्शन की वजह से इतने एंगल पर ये डेविएट हुई, इसलिए इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। एंगल ऑफ डेविएशन हो गया डेल्टा। अब सबसे पहले हम इस डेल्टा को फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ALM। ALM ट्रायंगल लेंगे, A ट्रायंगल, L ट्रायंगल, M ट्रायंगल। ये ऊपर वाले ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया। एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री के, एंगल A प्लस एंगल ALM प्लस एंगल AML इज इक्वल टू होंगे 180 डिग्री के। इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना लेती हूँ ALM।
ठीक है, इस तरह से है ये। अब यहां पर देखो एंगल ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ए को छोड़ो। ए एल एम मीन्स इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी। अब यहां पर देखो ये ए एल वाला ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कौन सा है, ये एंगल है। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान से देखो। ये वाली चीज क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या है कि अगर मैं इस तरह से, ये पॉइंट है एल, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करती हूं, तो ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 का, और ये पूरा 90 का, पूरा एंगल 90 का है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ इतने की वैल्यू, इतना पूरा एंगल 90 का है। तो उसके अंदर से अब ये वाला एंगल इसमें कितना है, R1 है, R1 है, तो पूरा 90 का है, ये R1 है, ये निकालना है, तो कितना बच जाएगा 90 माइनस R1। इसी तरह M के लिए कितना आएगा, 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 90 180, और इस साइड भी 180 है, तो कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया A माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से A किसके इक्वल आ गया, R1 प्लस R2। तो A क्या है यहाँ पे, प्रिज्म का एंगल। A क्या है, ABC, ये क्या है, प्रिज्म के एंगल है। तो ये हमारे पास अभी तक सिर्फ A की वैल्यू आई है, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू नहीं आई है। तो अभी हम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप है ट्रायंगल PLM लो। ट्रायंगल PLM, अब ये P कौन सा पॉइंट है, ये हो गया P पॉइंट। तो ये छोटी वाली ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल है ना PLM, छोटी वाली ट्रायंगल हमने ली। अब इस छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर से डेल्टा निकलेगा, तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गया PLM, ये एंगल है डेल्टा। अब मैथ्स के अंदर हम ये पढ़ते कि एक ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल है डेल्टा, क्योंकि डेल्टा ही निकालना है हमें, तो डेल्टा एक्सटर्नल एंगल किसके इक्वल होता है, उस एंगल के अपोजिट में जो दो एंगल है उनके सम के इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PLM प्लस एंगल PML हो जाएगा। तो यहाँ पे PLM किसके इक्वल होगा, PLM की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अब PLM की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां से देखो मैथ्स के अंदर हम ये वाली चीज पढ़ते कि जो ये दोनों एंगल है वो सेम होंगे। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वाला एंगल हो गया I1, ये रहा देखो I1, तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा एंगल होगा I1। अब एक्चुअल में यहाँ पे ये है, लेकिन ये जो पूरा एंगल है वो भी कितना होगा, I1 होगा। लेकिन नीचे वाला एंगल हमने बोल दिया कितना है, R1, तो ऊपर वाला कितना बच गया, I1 माइनस R1। तो PLM किसके इक्वल होगा, I1 माइनस R1। इसी तरह यहाँ पे I2 माइनस R2। तो I1 प्लस I2 अलग अलग कर दो, माइनस कॉमन निकाल दो, तो R1 प्लस R2। तो ये आ गई डेल्टा की वैल्यू। अब यहाँ पे R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, A, तो ये आ गई A, और ये हमारा निकल गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन का एक फॉर्मूला आ गया। ये जो फॉर्मूला है कब एप्लीकेबल होता है, जब जो प्रिज्म का एंगल है वो ग्रेटर देन हो 10 डिग्री के। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बात कर रहे हैं एक थिक प्रिज्म की, अगर हम थिक प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो उस केस में ये फॉर्मूला वैलिड होगा। थिक प्रिज्म मींस अगर उसका एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 10 डिग्री। बट अगर इसकी वैल्यू 10 डिग्री से कम है तो हम कौन सा एंगल यूज करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करने के लिए जो L पॉइंट है इस पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे।
यूजिंग Snell's law at L point. यूजिंग स्नेल्स लॉ एट एल पॉइंट। जब हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे एल पॉइंट के ऊपर तो क्या होगा, एल पर स्नेल्स लॉ लगाओ। इस साइड का मीडियम क्या है, एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 मल्टीप्लाई बाई एल के ऊपर अप्लाई करना है। एल से इस साइड एंगल कौन सा है, I1, तो स्नेल्स लॉ में क्या हो जाएगा, साइन I1। ठीक है, एल से इस साइड जो मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, मल्टीप्लाई बाई एल से इस साइड एंगल कितना है, यहाँ पर R1 है। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया, R1 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन R1। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन I1 इज इक्वल टू म्यू साइन R2। अब मैथ्स के अंदर हम एक चीज पढ़ते कि अगर एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल है, एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल। कब, अगर एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो I1 और R1 एंगल है दोनों ही क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो इसलिए I1 किसके इक्वल आ गया, म्यू R1 के इक्वल आ गया। अब जैसे I1 म्यू R1 के इक्वल आया, इसी तरह L की बजाय अगर हम M पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो I2 किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू R2। तो I1 और I2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, डेल्टा किसके इक्वल होगा, I की जगह म्यू R1, I2 की जगह म्यू R2 माइनस A, म्यू कॉमन R1 प्लस R2 माइनस A। R1 प्लस R2 की जगह क्या वैल्यू होती है, A होती है, R1 प्लस R2 की जगह वैल्यू क्या है, A, तो R1 प्लस R2 की जगह A पुट करो, ये हो गया। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, A कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बच गया, म्यू माइनस 1। तो डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, म्यू माइनस 1, और ब्रैकेट से बाहर आ गया A, तो डेल्टा किसके इक्वल है, म्यू माइनस 1 A। तो अगर एंगल A की वैल्यू 10 से कम है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन है, उसके दोनों ही फॉर्मूले हैं। अगर प्रिज्म का एंगल बड़ा है, थिक प्रिज्म है, तो ये वाला फॉर्मूला। अगर थिन प्रिज्म है, फॉर थिन प्रिज्म अगर एंगल की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब है प्रिज्म फॉर्मूला। जो प्रिज्म फॉर्मूला है ये रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म का ही नेक्स्ट पार्ट है। एग्जाम के अंदर तीनों में से कुछ भी निकालना आ सकता है, वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछ सकते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ठीक है, मिनिमम डेविएशन फॉर थिक प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। तो अब हमें निकालना है प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला निकालने के लिए हम ये दो वाले फॉर्मूले यूज करेंगे जो हमने अभी पढ़े थे। तो अब जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम कहाँ पर होता है, तो मिनिमम मीन्स जो डेल्टा की वैल्यू है वो सबसे कम कहाँ पर होगी, तो वो कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो उस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो ये वाली डेरिवेशन होगी वो एग्जाम में लिखना कंपलसरी नहीं है, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। डेल्टा की वैल्यू हमें मिनिमम करके दिखानी है, तो कैसे होगी हमें नहीं पता। शुरू करते हैं। क्या मैं I1 को अंडर रूट I1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, बच गया I1। इसी तरह I2 को हम अंडर रूट I2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस A। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर -2 अंडर रूट I1 I2 और +2 अंडर रूट I1 I2, ये दो टर्म, एक टर्म माइनस की और एक टर्म प्लस की, दोनों को हमने इस इक्वेशन के अंदर लिख दिया, तो क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में दोनों कैंसिल, मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है अभी तक। अब ये स्टेप हमें याद रखना पड़ेगा, पूरा डेरिवेशन करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये क्यों किया है हमने।
अब ये फॉर्मूला बनता है, इसको अगर मैं ए बोल दूं, इसको बी, तो ये क्या बन गया, ए, और इसको बोल दो ट्वाइस ऑफ ए बी। तो देखो ए का स्क्वायर और बी की टर्म का स्क्वायर हो गया, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसको मान लेंगे हम यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए बी, इस टर्म को। तो ए का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पर भी बना दो। अब यहाँ पे ए किसके इक्वल है, अंडर रूट आई वन के, बी किसके इक्वल है, अंडर रूट आई टू के, तो ये अंडर रूट आई वन ए है और अंडर रूट आई वन का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पूरा किसके इक्वल बनता है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए मतलब कि अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर। तो इस टर्म की जगह, इस टर्म की जगह और इस टर्म की जगह ये टर्म बच गई है टोटल। सेकंड ये वाली एज इट इज लिखो, ट्वाइस ऑफ आई वन आई टू माइनस ए। अब यहां पर देखो जो ये डेल्टा है, इस डेल्टा की मिनिमम वैल्यू कब होगी, क्योंकि यहां से हम पता नहीं लगा सकते डेल्टा सबसे कम कब होगा। अब देखो जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है, ठीक है, ब्रैकेट वाली टर्म अगर पॉजिटिव है, अगर इसकी वैल्यू 0.00001 है, तो भी वो इन दोनों टर्म्स में क्या होगा, ऐड होगा और इसकी वैल्यू को, डेल्टा को इंक्रीज कर देगा। अगर इसकी वैल्यू को हम नेगेटिव कर दें तो ये ओवरऑल फैक्टर कम हो जाएगा। बट क्या ये वाली टर्म कभी भी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि कोई भी ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर है, ब्रैकेट वाली टर्म का जो स्क्वायर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब ये टर्म नेगेटिव तो होगी नहीं, तो कम से कम इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी वैल्यू कम से कम हो सकती है 0। तो इस टर्म को कितना पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो इस टर्म की वैल्यू को हम पुट करेंगे 0। तो इस टर्म की वैल्यू को 0 पुट करने का मतलब I1 अंडर रूट I2 पूरी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पूरी का स्क्वायर का मतलब ये वाली टर्म इज इक्वल टू 0। अंडर रूट I1 इज इक्वल टू अंडर रूट I2। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो I1 किसके इक्वल होगा, I2 के इक्वल होगा। तो डेल्टा की वैल्यू मिनिमम, ये जो एंगल है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सबसे कम कब होगी, जब ये स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाए। अगर ये 0 हो गई तो मतलब ये गायब हो गई यहाँ से और डेल्टा की वैल्यू सिर्फ इतनी बच गई है। अब इसमें कोई टर्म यहाँ से ऐड नहीं हो सकती, तो डेल्टा क्या बन गया, मिनिमम। और ये मिनिमम मतलब ब्रैकेट वाली टर्म 0 और ब्रैकेट वाली टर्म 0 का मतलब I1 इज इक्वल टू I2। तो I1 और I2 मीन्स इंसिडेंस एंगल I1 और इंसिडेंस एंगल I2 अगर दोनों इक्वल हैं तो डेल्टा क्या होगा, मिनिमम होगा। I1 इज इक्वल टू I2। अब यहाँ पे पुट कर दो, डेल्टा की जगह डेल्टा, मिनिमम I1 की जगह I2 की जगह I माइनस A, 2I माइनस A। तो यहां से देखो I की वैल्यू निकाल लो, डेल्टा मिनिमम, नेगेटिव को साइड ले जाओ प्लस A और डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू I की वैल्यू निकल गई यहां से। अब स्नेल्स लॉ क्या था हमारे पास, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन I डिवाइड बाई साइन R। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर I1 इज इक्वल टू I2 I के इक्वल है तो R1 इज इक्वल टू R2 भी किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। अगर दोनों R के इक्वल है तो R प्लस R किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ R, और R की वैल्यू A बाई 2 होगी। तो वैल्यू पुट करो, साइन ऑफ I की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइड बाई 2।
और डिवाइड बाई साइन आर, आर की जगह क्या होगा a/2। तो ये आ गया हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला। तो ये है हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूले के अंदर जो हम प्रिज्म बना रहे हैं, मतलब प्रिज्म को बनाने के लिए एक जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, तो वो फॉर्मूला ये है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंगल ऑफ प्रिज्म है और मिनिमम डेविएशन की वैल्यू है। तो ये था हमारा प्रिज्म का टॉपिक।